राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में श्री राजकुमार गोयल को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये समारोह सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। श्री राजकुमार गोयल की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में वे आयोग के कार्यों का नेतृत्व करेंगे और RTI से जुड़े मामलों की सुनवाई व निस्तारण की जिम्मेदारी संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। श्री गोयल एक अनुभवी पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। उनकी नियुक्ति से केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य सूचना आयुक्त श्री राजकुमार गोयल। मैं राजकुमार गोयल जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय दौरे पर अम्मान पहुंचे। हवाई अड्डे पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। उनका यह दौरा भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। पीएम मोदी के 4 दिवसीय 3 देशों के दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है, जिसके तहत वे इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। बाद में मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से व्यक्तिगत वार्ता करेंगे, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री और किंग के भारत जॉर्डन व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जॉर्डन में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और क्राउन प्रिंस के साथ मौसम की स्थिति के आधार पर पेट्रा शहर का दौरा करेंगे, जो भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों को साझा करने वाला एक ऐतिहासिक शहर है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को और सख्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इस अभियान में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए MCD को 70 MRS मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही सभी विधानसभाओं में 1000 लीटर क्षमता वाले पिकर वाहन और प्रत्येक वार्ड में सुपर सकर लगाए जा रहे हैं, जिनके लिए पूरा फंड दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है। सफाई को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से MCD को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है। वहीं 300 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा ग्रांट को स्थायी रूप से जोड़ा गया है। हमने MCD को 70 MRS मशीनें दी है, हर एक विधानसभा पे एक, और 1000 लीटर पिकर जो कि सुपर सकर के जैसे काम करेंगे, एक वार्ड पे एक वार्ड पे 4। ये आपके हमने मेयर साहब हमने उसके लिए पूरा फंड दे दिया है। इसके अलावा 500 करोड़ और MCD को सफाई के लिए दिए हैं और हर साल 300 करोड़
आपकी ग्रांट में ऐड कर दिया कि 300 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे सफाई के लिए। तो ये पूरी तरीके से और जो कहेंगे हम देंगे, परंतु काम ठीक चाहिए, बिल्कुल इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं। पार्किंग को लेके मैंने बोल दिया है। मैं एक पार्किंग का उद्घाटन करने जीके में गई थी, मैंने कमिश्नर साहब को कहा, मैंने कहा 50 पार्किंग बनाइए, ऐसी फंड आपको दिल्ली सरकार देगी, पर बनाइए तो सही। हमारे विधायक, हमारे पार्षद ये लोग प्रपोजल लाएं कि भी मेरे एरिया में ये ऐसी जगह है जहां यूटिलिटी है। ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है कम यूटिलिटी वाली जगह में बनाना है। जहां मैक्सिमम यूटिलिटी है वहां पे हमें इस तरह की शटल पार्किंग्स को बनाना चाहिए, ताकि एरिया में कहीं पे भी रोड साइड पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, फिर ट्रैफिक हो रहा है, फिर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये सारी समस्याओं को समझना होगा और समाधान देना होगा। अब आपको ये नई मशीनें भी मिलेगी, कृपया करके आपके सुपरविजन में इनका पूरा उपयोग हो, इसको आप जरूर इंश्योर करें। और ये जो 311 ऐप है भाई, बिल्कुल इसका रिस्पांस सिस्टम आप तय कीजिए। एक भी कंप्लेंट इसमें मिस नहीं होनी चाहिए। हर एक को आपने समाधान देना है, एंटरटेन करना है। किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको जरूर देखें। ड्रेन्स के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी, अधिकतर ड्रेन्स की कैपेसिटी का हम ध्यान नहीं रखते कि हमें इस एरिया में कितनी बड़ी ड्रेन की जरूरत है। तो उसको देखते हुए उस पर कैसी स्लैब चाहिए, कैसी कवरिंग चाहिए। और मैं तो सड़कों के लिए भी कहूंगी, जो जिस तरीके से विदेशों में होता है कि कॉमन यूटिलिटी डक्टिंग जो होती है, आप लोग अपने एरिया में सड़कें वैसी बनाइए। आप यूटिलिटी ड्रेन बनाइए उसमें, ताकि सारी तारे, सारे चैनल उसमें से काम करें। क्यों बार बार एक ही पाइपलाइन के लिए सड़क खोदने की जरूरत पड़े? कॉमन यूटिलिटी हम बना सकते हैं, कहीं तो सैंपल खड़ा करके करिए। हमारे अधिकारी इस काम को करें। कमिश्नर CS महोदय, हमारी जितनी रोड बने उस पर कोशिश करें कि हम कॉमन यूटिलिटी के चैम्बर बना करके काम करें। और जो बात हम दुनिया को कह रहे हैं, RWS को कह रहे हैं, आज हमारे जितने स्टोर हैं, हमारी जितनी बिल्डिंग्स हैं, उन पे भी तो चौकीदार है। कभी जाके मुड़ के देखते हैं कि कहीं वो तो ओपन बर्निंग करते हुए लकड़ी तो नहीं जला रहा। कभी उनको भी चेक करिए कि हमारी सरकारी बिल्डिंग्स में जितने भी चौकीदार बैठते हैं उनमें से, स्टाफ में से कहीं कोई ओपन बर्निंग तो नहीं कर रहा, कहीं कूड़ा तो नहीं जल रहा। जलता है, छिपके करके लोग कूड़ा जला रहे हैं। और वो छोटी छोटी यूनिट कहीं कहीं पे अगर दिल्ली में ऐसी 5-7 हजार जगह कूड़ा जल रहा होगा तो अल्टीमेटली तो प्रदूषण का ही कारक है, अल्टीमेटली तो प्रदूषण हो रहा है ना। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे काम जो सरकार कर रही है। अब देखिए, इस 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में दिल्ली में पहला बायोगैस प्लांट पहली बार दिल्ली में लगाया गया। आप सोचिए, हजारों मवेशी हैं दिल्ली में, वो गोबर कहां जाता होगा? कैलकुलेशन के मुताबिक 1500 मीट्रिक टन गोबर डेली का जनरेशन है। वो नाली, नाले, यमुना जी, क्या किसी सरकार ने सोचा कि भाई ये गोबर को, इसको भी खत्म करना है, इसका भी कुछ उपयोग करना है? किसी ने नहीं सोचा। अब जाकर के पहला प्लांट लगाया। और मैंने बोल दिया है MCD के हमारे सभी भाइयों को, मेयर साहब को, मुझे हर जोन में ऐसा बायोगैस प्लांट, ग्रीन वेस्ट प्लांट, जो कि आप अपने कटाई छटाई कराते हैं तो वहीं पे उसको यूज किया जाना चाहिए, वेट वेस्ट प्लांट और शटल पार्किंग, इन चारों प्रोजेक्ट पे MCD को काम करना है। कम से कम ग्रीन वेस्ट, बायो वेस्ट और वेट वेस्ट के जो प्लांट है, एक जोन में कम से कम एक जरूर चाहिए। नई दिल्ली के कीर्तिनगर में सांसद खेलकूद महोत्सव 2025 के अंतर्गत बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने खेल भावना और अनुशासन के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया। DRD न्यूज टीम ने इस अवसर पर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद बांसुरी स्वराज और करोल बाग जिला BJP प्रमुख वीरेंद्र बब्बर और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से बात की। DRD न्यूज प्रतिनिधि से बात करते हुए नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक उत्सव है। सांसद ने सभी खिलाड़ियों, आयोजकों और सहभागी नागरिकों को आयोजन की सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि इस महोत्सव का समापन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती
25 दिसंबर के अवसर पर किया जाएगा। जी, आज से हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सांसद खेलकूद महोत्सव का शुभारंभ करा है और कीर्ति नगर जो मोती नगर विधानसभा है वहाँ से हमने बैडमिंटन के खेल की शुरुआत करी है। इस महोत्सव में कुल 9 खेल होंगे, अलग अलग जगह पर होंगे और इसका जो ग्रैंड समापन है, क्लोजिंग सेरेमनी, वो आपको 25 दिसंबर को जो स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती की एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, उस दिन समापन समारोह भी होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि खेलो इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम देश के युवा को फिट होने की प्रेरणा दे रहे हैं, खेलकूद में और ज़्यादा आकर अपना भागीदारी करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इससे काफ़ी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। टोटल पूरी लोकसभा में 13,000 से ज़्यादा लोगों ने पोर्टल पे रजिस्टर करा है। आपके माध्यम से मैं लोगों को बोल रही हूँ कि सारी की सारी डिटेल्स हमारे सोशल मीडिया पे आ रही हैं, व्हाट्सएप ब्लास्ट पे आ रही हैं। आज तो शुभारंभ हुआ है, ये महोत्सव 25 दिसंबर तक चलेगा। आइए न्यू दिल्ली, इट्स टाइम टू प्ले। देखिए, जब हम सांसद खेल कूद प्रतियोगिता की बात करते हैं तो आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न रहा है, फिट इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, फिट इंडिया, युवा इंडिया, किस प्रकार से एनकरेज करके स्पोर्ट्स की दिशा में देश को आगे ले जाना और वो घर से शुरू करना, बचपन से शुरू करना, हर गली हर मोहल्ले से शुरू करना। इसी विज़न को लेकर के आज हम ये जो खेल कूद प्रतियोगिता, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता जो आज हम नई दिल्ली जिला की, जो नई दिल्ली जो हमारी लोकसभा है, नई दिल्ली लोकसभा के मोती नगर जिला के मोती नगर विधानसभा के अंदर आज इस कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय सांसद बांसुरी जी कुछ ही समय पहले यहाँ से इस कार्यक्रम को अपनी शुभकामनाएं देकर इनॉग्रेट करके यहाँ से निकल के गए हैं। और ये निश्चित रूप से खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, देश को खेल की ओर आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि खेलेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया, उस दिशा में एक बढ़ता कदम है। 25 दिसंबर को माननीय हमारे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसका समापन होगा और इस कार्यक्रम को लगातार प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से हम मनाते रहेंगे। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस पर हम सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधुनिक भारत के शिल्पकार और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन राष्ट्र सेवा, दृढ़ संकल्प और एकता का प्रतीक है। सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर उन्होंने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उन्होंने 567 रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकता की मजबूत नींव रखी। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया और सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार जैसे ऐतिहासिक कार्य किए। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता के अमर सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है, देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। यह देश जब आजाद हो रहा था, उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया
स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के उन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। यह देश का दुर्भाग्य रहा जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता। 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया, लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सब के लिए एक चिर स्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। आज इसीलिए हर भारतवासी जब भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ भारत माता के इस महान सपूत के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आज उनका पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने तिरुपति में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सुशासन, विकास और राष्ट्र निर्माण का विजन आज देश के हर कोने तक पहुंच रहा है और उत्तराखंड सरकार भी उसी सोच के साथ नीतियों को जमीन पर उतार रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और उत्तराखंड इस यात्रा में अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। आज के इस अवसर पर मैं भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 15 दिन तक अटल मोदी सुशासन यात्रा में आप सभी महानुभावों के बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है
कि ये सुशासन यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन मॉडल को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करेगी और इस यात्रा के माध्यम से आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और 25 दिसंबर को अमरावती में यह यात्रा संपन्न होगी। अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मानवीय मूल्यों का जीवंत प्रतीक रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने एक ओजस्वी कवि के रूप में अपने शब्दों के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर दिया, तो एक प्रखर वक्ता के रूप में अपने विचारों और तर्कों से अपने विरोधियों का भी सम्मान प्राप्त किया। वो भारतीय राजनीति के एक ऐसे महान राजनेता थे जिनका कोई शत्रु नहीं था, उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। अटल जी के जीवन दर्शन को उनके ये अमर शब्द पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हैं। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। इन पंक्तियों में अटल जी की ये भावना झलकती है, उद्धत भावना झलकती है, जिसमें सत्ता से बड़ा सेवा भाव और पद से बड़ी मानवीय संवेदना है। यही कारण है कि वह केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में बसने वाले युग पुरुष थे। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व का विषय रहेगा कि मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान अटल जी का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था, तब वो लखनऊ से चुनाव लड़ा करते थे और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन चुनाव में अटल जी को निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे उस सागर के समान थे जिनकी अनंत गहराई थी, साथ ही वे इस हिमालय के समान थे जिसकी असीम ऊंचाई थी। देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने देश में सर्वप्रथम एक गठबंधन वाली सरकार का पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके सिद्ध कर दिया कि जब उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति और उत्थान हो, तो बहुत सारे दल मिलकर एकजुट होकर सरकार को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। अटल जी ने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं की प्रेरणा से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार भारत को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में अविस्मरणीय कार्य कर रही है। आज प्रत्येक सेक्टर में विशेष योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम किए जा रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आप सबको पता है, आज से 11 साल पहले भारत दुनिया के 11 देशों के कतार में खड़ा था। वहां से सीधे भारत को चौथी आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। साथ ही भारत आज विश्व के बड़े बड़े निवेशकों के लिए भी एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां आज भारत में अपनी यूनिट्स खोल रही हैं। 11 वर्षों में मोदी सरकार ने 23 नए एम्स, 7 नए आईआईटी, 8 नए आईआईएम भी देश को समर्पित किए हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी के नेतृत्व में राज्य में गरीब कल्याण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। मानव जीवन का आधार है परिवार और परिवार का आधार होती है बेटी। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बेटी का विवाह सबसे बड़े पुण्य कार्यों में से एक माना गया है। नई दिल्ली स्थित सुदर्शन पार्क करमपुरा में हनुमान सेवा समिति द्वारा 1-2 बेटियों का नहीं बल्कि 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया। यह आयोजन धूमधाम से हुआ और कन्याओं को और सभी नव दंपतियों को घर गृहस्थी के लिए जो भी जरूरी सामान था वह भी संस्था की ओर से उपलब्ध कराया गया। डीआईडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष
और पदाधिकारियों से बातचीत की और इस पुण्य आयोजन के विषय में जानने का प्रयास किया। आज आपकी सेवा समिति द्वारा श्री हनुमान सेवा समिति के द्वारा 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। इसमें हमारी समिति के 100 परिवार जुड़े हुए हैं और ये आपस में शेयर करते हैं और समाज से जो देना चाहें वो समान देते हैं। उनके माध्यम से हम हर साल दिसंबर के अंदर 5 कन्याओं का हम विवाह करवाते हैं। ये आपकी समिति द्वारा कितने टाइम से इस तरह के कार्यक्रम किए जी हमारे 3 साल हो गए रेगुलर हमें करते करते, और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो इस साल 5 का हुआ है, अगले साल 7 कन्याओं का होगा। अब तक कितनी कन्याओं का विवाह करा चुके हैं? हम जी 15 कन्याओं का विवाह कराए। इस समिति के द्वारा और भी कोई काम किया जाते हैं इस तरह के सभा की समिति के द्वारा जी एक तो फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है और ज़रूरतमंद जो भी है व्यक्ति जिनको दवाइयाँ नहीं उपलब्ध होती हैं उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। और एक हम साप्ताहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं मंगलवार को। और पर्यावरण को लेके भी हम जैसे कई परिवारों को खराब हो वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। मतलब आज जो हनुमान सेवा समिति की तरफ से जो कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में और आपकी संस्था की तरफ से क्या सहयोग उनको किया जाए? देखिए इस तरह के कार्यक्रम वैसे गरीब कन्याओं के लिए ज़्यादातर संस्थाओं को करने चाहिए, क्योंकि आजकल शादी का बजट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनके लिए गरीबों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है शादी करने के लिए। और हमारी संस्था का ये 3री बार है ऐसे सामूहिक विवाह, और हमारी संस्था इसमें एकत्रित करके सामूहिक रूप से सामान देना, इनके लिए अरेंजमेंट करना ये करती है और आगे भी करती है। कितना टाइम हो गया इस तरह के सामाजिक काम करते हुए हनुमान सेवा समिति को? हनुमान सेवा समिति को वैसे तो ये 2015 से कर रही है, लेकिन बीच में 2018 में कुछ ब्रेक लग गए थे, लेकिन विगत 2022 से लगातार हर साल हो रहा है। कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? बहुत सारी संस्थाएं दिल्ली के अंदर जो काम करती हैं, लेकिन जो गरीब तबका है जिनको एक शादी का बहुत हसीला आप समझ सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रम किए जाने चाहिए जिनसे लोगों को सहयोग मिल सके। बिल्कुल हर एक संस्था को कार्य करने चाहिए इस तरह के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गरीब तबका अपने ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो उनको शादी के लिए जैसे समारोह करने के लिए इतना धन उनके पास नहीं हो एकत्रित हो पाता। तो इस तरह का संस्थाएं करेंगी तो उनका एक घर बच जाएगा, उनके ढंग से शादियां हो जाएंगी, और एक छोटा मोटा जो गृहस्थी चलाने के लिए सामान आवश्यक होता है उसकी आपूर्ति हो जाएगी। तो आपकी संस्था की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सामान यहाँ से दिया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कितने का सहयोग आपकी तरफ से हो रहा है? हमारा लगभग ये जो सामान है ये हमारे कुछ दानदाता हैं हमारी संस्था के, उनकी ओर से है, लेकिन अगर एस्टीमेट लगाएं तो लगभग एक परिवार को 70 से 80 हज़ार रुपये सहयोग। जी हमारी तो कामना यही है कि उन परिवारों का आने वाला भविष्य सुनहरा रहे। ऐसा ही सभी लोग सेवादार हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई विशेष पदवियाँ हो, तो जितने भी सदस्य हैं सभी सेवादार के रूप में कार्य करते हैं। तो आज जो 3 परिवारों की आज शादी बढ़ाती है शादी है, और उनके परिवारों को क्या क्या चीज़ें दी जाएगी? और ये वैसा ये आपके सामने जो है सारा सामान जो है बच्चियों के लिए 5 बच्चियों के लिए है, जो हम अपनी बहन बेटियों को देते हैं अपने परिवारों में। उसी प्रकार से हमने उनको अपना ही परिवार समझ के, समाज हमारा अपना परिवार है, तो जो सामान हमारी संस्था के द्वारा समाज के द्वारा एकत्रित हुआ है वो सामने लगा हुआ है 5 कन्याओं। हमारे साथ सेवा भारती संस्थान है, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जो है पूरा इंक्वायरी करते हैं दोनों पक्षों पर, कन्या पक्ष में वर पक्ष में। तो हमें लगता है हाँ वाकई में ये नीडेड है और समाज को इनकी मदद करनी चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम